Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने सेंटर ऑफ मास के पिछले लेक्चर में दो पार्टिकल के सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा। उसके लिए हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज किया और पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया। ये इक्वेशन जो हमें मिले थे, ये इक्वेशन था हमारा r इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। वहाँ पर हम लोगों ने जो पार्टिकल्स लिए थे, मास ऑफ पार्टिकल m1, इसका पोजीशन वेक्टर r1 लिया। ये जो r1 है पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1। फिर दूसरा पार्टिकल मास m2, इसके पोजीशन वेक्टर लिया हम लोगों ने r2 पोजीशन वेक्टर मास m2। अब दोनों पार्टिकल के अंदर, दोनों पार्टिकल के बीच में हमें मिला सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को मैं cm लिख रहा हूं। अब इसके पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन वेक्टर हमें मिला है टू पार्टिकल सिस्टम के लिए लास्ट लेक्चर में जो निकाला था हम लोगों ने, ये r। और ये भी हमें पता चला कि टू पार्टिकल्स जो होते हैं उसको ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर सेंटर ऑफ मास होता है और सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन वेक्टर हैं उसका इक्वेशन हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से डिराइव किया था। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब हम आगे जो काम करने जा रहे हैं यह है पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको cm लिखा है हमने शॉर्ट में। सेंटर ऑफ मास को कोई com भी लिखते हैं, कोई cm भी लिखते हैं। ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, मतलब कि अब हम लोग मोर देन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल से ज़्यादा पार्टिकल के जो सिस्टम होंगे उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जानना चाहेंगे। अब पोजीशन जानने के लिए दो तरीका आप यूज कर सकते हैं। एक, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाल करके आप पोजीशन का पता लगा सकते हैं। दूसरा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स निकाल करके आप उसके लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एन पार्टिकल्स के लिए इसी फॉर्मूला को हम लोग आगे जनरलाइज कर लेंगे। तो हमारे सिस्टम में जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं उसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल मास इसका m1, इसके पोजीशन वेक्टर लिया r1। दूसरी पार्टिकल मास m2, इसकी पोजीशन वेक्टर लिया हमने r2 ओरिजिन। इसी तरह से मान लीजिए कोई पार्टिकल है, मास इसके m3 हैं, इसके पोजीशन वेक्टर r3 हैं। तो जो भी पार्टिकल्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हम लोग इसको RCM से अब डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ CM, सेंटर ऑफ मास, एज R सबस्क्रिप्ट CM। और जैसा कि पहले भी हम लोग जान चुके हैं, सबस्क्रिप्ट जब भी लिखिए थोड़ा नीचे करके लिखिए और छोटे साइज में सबस्क्रिप्ट लिखिए। तो RCM का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब टू पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर का जो इक्वेशन है इसको अब हम लोग n पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स में सीक्वेंस जो है, सीरीज जो है, उसका पैटर्न कभी बदलता नहीं है।
एंड सो सेम पैटर्न पर हम इसको लिखेंगे RCM सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर दिस इज M1 into R1 M1 एक पार्टिकल का मास जिसका पोजीशन वेक्टर R1 प्लस M2 R2 M2 दूसरे पार्टिकल का मास इसकी पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से R2 एंड सो ऑन। इसी तरह से n पार्टिकल हमारे सिस्टम में है, तब nth पार्टिकल nवां पार्टिकल जो है nth पार्टिकल का मास mn बोल लेते हैं और इसके पोजीशन वेक्टर को Rn बोल लेते हैं। तो n पार्टिकल्स की मासेज m1 m2 mn, n पार्टिकल्स की पोजीशन वेक्टर्स R1 R2 Rn। अब इसको डिवाइड करेंगे टोटल मास से, एक पार्टिकल का मास प्लस दूसरे की मास प्लस सो ऑन, इसी तरह से n पार्टिकल्स के मास को ऐड करके नीचे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल दो पार्टिकल सिस्टम की तरह। अब बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे वेक्टर्स हैं, तो फिर इन सारे वेक्टर्स को पहले आप अलग अलग निकाल लीजिए, उसके बाद इन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। अब आपको ऑलरेडी पता है बहुत सारे वेक्टर्स के रिजल्टेंट कैसे निकालें, नहीं पता है तो फिर आप जो हैं अपने चैनल पे जाइए, फिज़िक्स बाय ठाकुर सर टाइप करिए यूट्यूब चैनल पर, देन उसके बाद वेक्टर का प्लेलिस्ट आप निकालिए और वहाँ पर वेक्टर की अच्छे से स्टडी कर लीजिए, फिर आगे प्रॉब्लम करिए। अब पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए एक और इजी और थोड़ा फास्ट तरीका होता है कि आप सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। कोऑर्डिनेट्स निकाल करके और थोड़ी सी आप जल्दी से पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तब जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स के बगल में कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। ऐसे भी कोई प्रॉब्लम करेंगे तो आराम से जो भी पार्टिकल हैं उसके बगल में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको लिख लीजिए। और कोऑर्डिनेट्स लिखना, कोऑर्डिनेट्स निकालना आपके लिए बहुत आसान काम है। तो m1 मास की जो पार्टिकल है इसका कोऑर्डिनेट हमने देखा x1 y1 z1। m2 मास की जो पार्टिकल है इसका कोऑर्डिनेट देखा हमने x2, y2, z2। उसी तरह से m3 मास की पार्टिकल है, इसका हमने कोऑर्डिनेट्स देखा x3, y3, z3। इसी तरह से और भी पार्टिकल्स जहां भी पार्टिकल है सबके बगल में उसका कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ी स्टेटमेंट भी बना लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ particles of masses m1 m2 उसी तरह से m3 mn are x1 y1 z1 यानी m1 मास के पार्टिकल के लिए कोऑर्डिनेट्स, फिर m2 मास के लिए x2, y2, z2 एंड सो ऑन। इसी तरह से nth पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स xn, yn, zn सपोज कर लिया एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ CM सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, यानी कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का संख्या जो है पार्टिकल का नंबर n है, तो n पार्टिकल्स इज, तब n पार्टिकल्स की जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं XCM, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, YCM y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, Z
cm, z coordinate of center of mass रेस्पेक्टिवली। अब जो पोजीशन वेक्टर है इसको रिप्लेस करिए कोऑर्डिनेट से, मतलब पोजीशन वेक्टर जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे हम। और बच्चों कोऑर्डिनेट तो स्केलर है जैसा कि जानते हैं, तो फिर आपको बहुत आसानी होता है कोऑर्डिनेट निकालने में और जल्दी से आप पोजीशन लोकेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास का। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स सी एम इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन प्लस mn xn। सभी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो फिर x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सभी पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट को आप यूज करेंगे। m1 x1 मतलब कि m1 मास के पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट x1, m2 x2 मीन्स m2 मास के पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट x2, उसी तरह से nth पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट xn डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन प्लस mn। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो बिल्कुल इसी तरह से ycm सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस सो ऑन प्लस mn yn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन प्लस mn। अब y1 y2 y3 क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं m1 मास का y कोऑर्डिनेट y1, m2 मास का y कोऑर्डिनेट y2, उसी तरह से nth पार्टिकल का मास mn, उसका y कोऑर्डिनेट yn। फिर z कोऑर्डिनेट हमें निकालना होगा बिल्कुल सेम पैटर्न पर m1 z1 प्लस m2 z2, यानी m1 मास के पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट z1, m2 मास के पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट z2 एंड सो ऑन। उसी तरह से nth पार्टिकल का मास mn, उसका z कोऑर्डिनेट zn डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन प्लस mn। कर लीजिए, आसानी से आपको XYZ कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। अब बच्चों मान लेते हैं लेटर सपोज यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मान लिया हम लोगों ने। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम लोगों ने सपोज कर लिया है RCM, तो फिर ये सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन वेक्टर हो गया दिस इज RCM। अब सेंटर ऑफ मास के बगल में जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लिख लें जैसे ईच पार्टिकल के बगल में लिखे हैं, ठीक उसी तरह से सेंटर ऑफ मास का भी कोऑर्डिनेट हम इसके बगल में लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास XCM YCM ZCM। अब बच्चों जैसा कि आप वेक्टर में पढ़े हैं कि किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस वेक्टर का XYZ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो फिर आप इस वेक्टर को कोऑर्डिनेट्स के टर्म में बहुत आसानी से लिख सकते हैं, जो ऑलरेडी आपको पता है R इक्वल टू, जो आप पढ़े हैं वेक्टर में कि R वेक्टर के यदि XYZ कंपोनेंट्स मालूम हो गया तो X कंपोनेंट को I कैप से मल्टीप्लाई, Y कंपोनेंट J कैप से मल्टीप्लाई, उसी तरह से Z कंपोनेंट Z के कैप से मल्टीप्लाई। अब सेंटर ऑफ मास का हम लिखना चाह रहे हैं पोजीशन वेक्टर, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट XCM, उसी तरह से सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट YCM, सेंटर ऑफ मास के z कोऑर्डिनेट ZCM हमने निकाल लिया। और
क्विक, आसानी से, जल्दी से हम लोग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमने आज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे। वहाँ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारे सेंटर ऑफ मास के जो होते हैं उसको निकालेंगे। तो आइए अब हम लोग पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कॉन्सेप्ट लिया है। और हमेशा मैं आपसे बोलूँगा कि आप NCERT को ज़रूर सॉल्व करिए और उसके बाद फिर कोई भी बुक सॉल्व करिए। साथ में जैसा कि हमने आपको पहले भी बोला है कि आप वीडियो देखते हुए नोट्स लिख लीजिए और फिर उस नोट्स की मदद से प्रॉब्लम करिए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो आइए हम लेते हैं एग्जाम्पल। तभी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ NCERT से, ठीक है। NCERT में बहुत ही दो अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं और ये NCERT का एग्जाम्पल है। NCERT का एग्जाम्पल नंबर है 7.1, ठीक है। 7.1 NCERT का एग्जाम्पल है। 11 की NCERT फिजिक्स का एग्जाम्पल नंबर 7.1 मैं ज़रा पढ़ लेता हूँ एक बार, आप भी सुन लीजिए। फाइंड द सेंटर ऑफ मास of 3 particles at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particles are 100 gram, 150 gram and 200 gram respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 meter long. मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिए गए हैं। अभी मैं इसके साइड की लेंथ को L बोल दे रहा हूँ। और ऐसे भी बच्चों पहले सिंबॉलिक सोल्यूशन कर लिया करिए एंड लास्ट स्टेप में जा कर के न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए, टाइम की बचत होती है। अब ईच साइड जो है ये हमें दिया गया है कितना, 0.5 मीटर। अब सभी कॉर्नर पर मासेज रखे गए हैं। मान लीजिए यहाँ पर मास है M1, यहाँ पे मास है M2, यहाँ पर मास है M3। अब M1 मास दिया गया है 100 ग्राम, 100 G फॉर ग्राम। न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद यदि G लिखा होता है तो आप इसको ग्राम पढ़िएगा। M2 मास की जो पार्टिकल है 150 ग्राम। M3 मास, थर्ड पार्टिकल का मास, दिस इज 200 G, 200 ग्राम। अब हमें लोकेट करना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट्स निकालिए, कोऑर्डिनेट निकाल करके और आप लोकेट कर लीजिए कहाँ पर है सेंटर ऑफ मास। अब रहा कि एक्सिस तो हमें प्रॉब्लम में दिया नहीं है, कभी कभी दे भी देता है, लेकिन जनरली हमें ही लेना होता है XYZ एक्सिस। अब एक प्लेन में पार्टिकल्स हैं तो XY एक्सिस लेंगे, Z नहीं लेंगे। नहीं, यदि एक वॉल्यूम में, एक स्पेस में जब पार्टिकल्स होंगे तो फिर वहाँ पर XYZ तीनों लेंगे कोऑर्डिनेट्स हम लोग। तब रहा कि ओरिजिन कहाँ पर लें। किसी एक पार्टिकल पर यदि ओरिजिन आप ले लेते हैं तो कैलकुलेशन जल्दी होता है, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है। अब रहा कि कौन से पार्टिकल पर हम लें ओरिजिन, तो ये आपकी मर्जी पर है, जहाँ भी लेना चाहें ले सकते हैं। बट अच्छा होता है कि सबसे बाईं तरफ का पार्टिकल और सबसे नीचे, इस पर यदि ओरिजिन लेते हैं तो फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा आसानी होगा। नेगेटिव साइन नहीं आता है तो फिर जो है नेगेटिव का कोई खतरा नहीं होता है। तो चलिए, सबसे नीचे जो M1 मास का पार्टिकल है यहाँ पर हम ले रहे हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन ले लिया, इस लाइन को हमने एक्स एक्सिस सपोज कर लिया, वर्टिकल लाइन यानी प्लेन में एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ये ले लिया हमने वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अब ओरिजिन है तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट इसका क्या लिखेंगे आप, 0,0। अब M2 मास की पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या लिखना चाहेंगे, तो देखिए एक्स एक्सिस पर लेंथ कितना है L और एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं, कोई हाइट तो है नहीं, एंड सो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हो गया L, y कोऑर्डिनेट 0। अब M3 मास की जो पार्टिकल है इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे,
ठीक है, तो कैसे? अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए एक्स एक्सिस पर। जितना बड़ा लेंथ एक्स एक्सिस पर हमें मिलते हैं L/2, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मास m3, पार्टिकल ऑफ मास m3, तो ये हो गया L/2, फिर y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ से परपेंडिकुलर यदि हम इस पर ड्रॉ कर लेते हैं, इतनी बड़ी लेंथ हमें मिलता है y एक्सिस पर। लेंथ ऑन y एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट। अब देखिए इस लेंथ का पता लगा सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू √L² - L/2 का स्क्वायर, या फिर आपको याद भी होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट होता है दिस इज √3/2 × L, तो फिर y कोऑर्डिनेट हो गया इस पार्टिकल का √3/2 L। अब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास XCM, जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा उसको अप्लाई कर दीजिए, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास XCM इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। नाउ मास m1 100 ग्राम, x कोऑर्डिनेट इसका क्या देख रहे हैं 0, तो फिर m1 इंटू 0 हो गया, प्लस m2 मास कितने हैं 150 ग्राम, तो 150 इसका x कोऑर्डिनेट कितना देख रहे हैं L, अभी L लिख लेंगे हम लोग, प्लस m3 मास की जो पार्टिकल है इसका x कोऑर्डिनेट L/2, m3 मास कितने हैं 200, और x3 कितना है L/2 इंटू L/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, तीनों को ऐड करें तो कितना होगा 250, 200, 450। नाउ सॉल्व कर दें तो उसे ये हो गया 100। नाउ 100 प्लस 150 यानी 250 L की वैल्यू भी रख लीजिए, अब 0.5 रख लिया, L की वैल्यू रख लिया, अपॉन 450। नाउ सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट हटाया, एक 10 नीचे लिया हमने। नाउ कितना आ गया 5/18 मीटर। चलिए देखते हैं आंसर में क्या है, 5/18 मीटर। ठीक है, सोल्यूशन तो आप जैसे भी करना चाहें, हमेशा मैं बोला हूं कि सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन यू। अब इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास YCM m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। नाउ m1 y कोऑर्डिनेट इसका क्या देख रहे हैं 0, m1 y1 0 हो गया, प्लस m2 इसका y कोऑर्डिनेट क्या देख रहे हैं 0, तो m2 इंटू 0 हो गया, प्लस m3 थर्ड पार्टिकल मास इसके कितने हैं 200, एंड y कोऑर्डिनेट इसका क्या देख रहे हैं √3/2 इंटू L डिवाइडेड बाई। नाउ फिर तीनों मास को ऐड करिए तो 450। नाउ थोड़ा इसको सॉल्व करें, 100। नाउ अब इसके वैल्यू रखते हैं 100 √3 L 0.5, L की वैल्यू रख लिया हमने, डिवाइडेड बाई 450। थोड़ा फिर पहले की तरह सॉल्व कर दें, डेसिमल हटाया 10, 5 2 जा। नाउ 5 से इसको डिवाइड ले रहे हैं, पहले तो एक 0 हटा दिया हमने, 5 2 जा 10, 5 9 जा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। नाउ √3/9 मीटर लिख सकते हैं, या फिर यदि इसको रेशनलाइज कर दिया जाए तो √3/9 √3 यानी कि 3
9/3 नाउ तो ये हो गया 1/3 √3 मीटर। अब जब x और y, थोड़ा आंसर भी देख लें, यस 1/3 √3 मीटर। जब हम लोगों ने x और y दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिया तो एक बार हम लोग आंसर फ्रेम करेंगे। यदि आप स्कूल एग्जाम दे रहे हो 11th का तो फिर आंसर फ्रेम करेंगे। हेंस CM सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ particles, system of particles is at the point, अब देखिए सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट XCM YCM हमें मालूम हो गया है, तो फिर XCM, YCM लिखेंगे। तो XCM हमें कितना मिला 5/18 मीटर, y सेंटर ऑफ मास कितना मिला 1/3 √3 मीटर। इस तरह से किस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है हम इसको इस तरह से लोकेट कर देंगे। ठीक इसी तरह से बच्चों जो भी प्रॉब्लम मिले सारे प्रॉब्लम में बिल्कुल इसी तरह से पार्टिकल के मास लिखिए, उसके बगल में कोऑर्डिनेट लिखिए एंड देन फिर कोऑर्डिनेट का जो निकालने का तरीका है इसको लगा दीजिए, निकल जाएंगे। चलिए अगले क्लास में हम मिलते हैं तो बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास निकालना देखेंगे। उसमें हम लोग नॉन इंटीग्रेशन मेथड और इंटीग्रेशन मेथड दोनों को यूज करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।